नमस्कार, जय हिंद, राम राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स की अगली क्लास में। क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? जो जहां पर हमने छोड़ा था पिछली क्लास को, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है? दो चर राशियों वाली रैखिक समीकरणें जो आप पढ़ रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप की जब दो समीकरणें आपको दे रखी होती हैं तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स आपके पास हैं। अगर ऐसी दो समीकरणें आपको दे रखी हों, ऐसी सब दो समीकरणों को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स आपके पास हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि, एक है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, और तीसरी विधि आपकी है वज्र गुणनखंड यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। दो विधियों को हम पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को हम पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को हम पढ़ चुके हैं, उसके सवाल लगा चुके हैं। अब आज की क्लास में तीसरी विधि पर हम बात करेंगे जिसका नाम है वज्र गुणनखंड, वज्र गुणन विधि। उस पर हम सीधे लगाएंगे, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसके सवाल लगाए जाएंगे। सवालों के माध्यम से ही सीखेंगे हम कि किस तरीके से इसको। नाम क्या है मेथड का? देखिए, नाम है वज्र गुणन विधि, यानी कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस विधि से हमको सवाल लगाने। देखिए, सवाल वही होंगे, फिर से दो समीकरणें आपको दी गई होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी x और y दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी और आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए, या इन दोनों समीकरणों को, दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब ये है कि x और y की वैल्यूज आप निकालिए, यही सॉल्व करने का मतलब है। मैं फिर से एक बार उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर दो इक्वेशंस आपके सामने दे रखी हों और आपसे कहा जाए कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, अगर केवल सॉल्यूशन की बात की जाए तो आप फ्री हैं। चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करिए, प्रतिस्थापन से सॉल्व करिए, चाहे विलोपन विधि से आप सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए यानी वज्र गुणन से सॉल्व करिए। तीनों ही मेथड्स में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ इसको सॉल्व करने की बात की जाए। लेकिन अगर पर्टिकुलर मेथड का नाम दे दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि नहीं, आप इन समीकरणों को सॉल्व करिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है, तब आप फिर कोई दूसरा मेथड लगाएंगे तो आप सॉल्यूशन सही भी लेकर आएंगे, तब भी आपको नंबर वहां पे मिलने वाले नहीं है कि सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाएंगे, एलिमिनेशन की बात की जाए तो एलिमिनेशन लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। जो मेथड कहा जाए वो लगाया जाएगा। अगर कोई मेथड की बात ही ना की जाए तो जो मन हो आपका वो लगा दीजिए। फिलहाल हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, वज्र गुणन सीखने हैं हमको। तो क्योंकि दो समीकरण लिख लिए हैं तो एक बार आइडियली यहाँ पे देख लेते हैं कि x और y की वैल्यूज इनको सॉल्व करके कैसे निकाली जाती हैं। एक दो स्टेप्स करके दिखा दिया जाएगा, उसके बाद फिर कोई सवाल लेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन को जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस, डायरेक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करके ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिए एक मिनट के लिए इधर, कि अगर दो समीकरणें ऐसी हों और इन दोनों समीकरणों को, दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ध्यान से समझिए। दो समीकरणें अगर दे रखी हैं तो पहला काम तो ये कर लीजिए आप कि इन दोनों ही इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म हमेशा एक साइड में होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट टर्म जो है वो दोनों ही इक्वेशंस में या तो लेफ्ट हैंड साइड में हो या दोनों ही इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, x लिखेंगे, अपॉन की लाइन खींच देंगे। ये मेथड है, ऐसे ही सवालों को लगाना है।
y लिखेंगे, अपॉन की लाइन खींच देंगे और ये 1 लिखेंगे। यहाँ हमेशा 1 ही रहेगा। एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y और तीसरे पद में हमेशा ऊपर क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब क्या करना है, ध्यानपूर्वक बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हमने x लिखा तो x के नीचे एक अपॉन की लाइन खींची, इस अपॉन के नीचे क्या लिखना है उसको देखिए। x के नीचे अगर आपको लिखना है तो x वाले टर्म्स को छुपा लीजिए आप। समीकरण 1 और समीकरण दोनों में ही x वाले टर्म्स को छुपा लीजिए। जो 4 पद बचे हैं उन चारों पदों को ऐसे लिखिएगा। कैसे, अरे ये 4 पद इनको छुपा लिया, ये 4 टर्म्स बचे, जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में ये बचे हैं उसी ऑर्डर में यहां पर केवल गुणांक उतारिएगा आप, केवल कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या b1y b2y है तो y नहीं लेंगे हम, केवल कोफिशिएंट, कोई केवल गुणांक लेंगे। गुणांक क्या है, y का यहाँ पे b1 है और यहाँ पे b2 है, तो क्या लिखेंगे b1 b2 और दूसरा क्या बचा c1 c2। कहने का मतलब x वाले टर्म्स को छुपाइए, जो आपके पास एक ये स्क्वायर बचा हुआ है, मतलब ये 4 चीजें बची हुई हैं, इसमें वेरिएबल्स को छोड़कर बाकी ऐसे का ऐसे खींच के बाहर वैसे रख दीजिए। तो वेरिएबल्स y को रोक लीजिए और ये पूरी व्यवस्था लेकर ऐसे रख दीजिए, यानी b1 b2 ऐसे आ गया, c1 c2 ऐसे आ गया। उसके बाद y पे आ जाइए। जब y पे आएंगे तो y वाला बंद कर देंगे और हमेशा जो बंद करेंगे उसके तुरंत आगे जो होगा वहीं से शुरू करेंगे लिखना। तो जैसे यहाँ पे a बंद किया था, a के तुरंत बाद क्या था b, तो b से लिखना शुरू किया था। अब इस बार b बंद कर लिया, यानी y बंद कर लिया, तो इसके तुरंत बाद क्या c, तो यहाँ क्या लिखेंगे c1 c2। और बचा क्या, ये बंद है, ये लिख गया, अब क्या बचा, ये बचा, तो अब इसको इधर लिखेंगे a1 a2। उसके बाद c1 c2 को बंद करेंगे तो इसके तुरंत बाद 0 है, इनका मतलब नहीं है, तो उसके बाद क्या है, जैसी व्यवस्था इसको ऐसे खींच के रख लीजिए a1 a2 b1 b2। यहां तक बात क्लियर। इसको आप लिख लीजिए, ये ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इनका कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या कर देंगे, और इनको क्या करें आप, इसके बाहर ये निशान लगा दीजिए ऐसे। इस निशान को मॉड भी कहा जाता है। वैसे आप एक क्लास और आगे जब बढ़ेंगे 11th 12th में जब जाएंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सारणिक, डिटर्मिनेंट्स इंग्लिश में कहते हैं। एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, ऐसे लिखा जाता है। 11th 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। वो डिटर्मिनेंट्स, ये जो डिटर्मिनेंट्स में आप इसका यूज पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको इतना कुछ बहुत गहरी कोई कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट सारणी की नहीं यूज करनी है। सिर्फ ये चिन्ह आप साइन ध्यान रखिए कि x के नीचे जब लिखेंगे तो उनको ऐसे लिखेंगे मॉड में। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। x लिखा, पहले वाले टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मतलब सारणिक में जो सबसे पहला एलिमेंट है वहां से शुरू करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2 आएगा, फिर बीच में हमेशा माइनस लगाएंगे और उसके बाद क्या होगा b2 c1, या उधर को लगा लीजिए एरो। b1 b2, b1 ये ऐसे और ये ऐसे, तो b1 c2 माइनस b2 c1। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, क्रम बदलेगा, अगर क्रम उल्टा कर देंगे आंसर गलत हो जाएगा। बस ये ब्रैकेट लगा लीजिए, इज इक्वल टू y इक्वल टू, फिर वही पहले एलिमेंट से क्रॉस करेंगे ऐसे और फिर दूसरे से ऐसे, c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 अपॉन, यहां क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। बस जो इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तो कोई गिनतियां होंगी ना, और जब ये गिनतियां होंगी तो उनका मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ मिलेगा, फिर उनको माइनस करेंगे आपस में, कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी x के अपॉन में फाइनली कोई एक नंबर मिलेगा, सिंगल, कोई एक नंबर मिल जाएगा सिंगल।
जैसे मान लीजिए p मिल गया, y के अपान में इनको कैलकुलेट करके कोई ना कोई गिनती मिल जाएगी, मान लीजिए q मिल गया, और इसके अपान में कोई तीसरा नंबर r मिल गया। तो x अपान कोई कांस्टेंट, y अपान कोई दूसरा कांस्टेंट, 1 अपान कोई तीसरा कांस्टेंट, 3 पद आपको बराबर बराबर मिल गए। पहले वाले को x1 वाले के साथ ले लीजिए तो x की वैल्यू निकल आएगी, दूसरे वाले को 1 वाले के साथ लेकर सॉल्व कर लिए तो y की वैल्यू निकल आएगी। बस इतनी ही है वज्रगुणनखंड विधि। सुनने में और सवालों इनको देखने में खतरनाक लगती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें दो समीकरणें दे रखी हैं, दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे रखिए, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करिए इधर या उधर, उसके बाद x लिखिए, x के अपान में x वाली रो को छोड़ दी, कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी बचे उसमें से कांस्टेंट्स को ऐसे खींचकर यहाँ रख दीजिए। y लिखिए, y ऐसे ही रहेगा, c1 c2 इधर रख दीजिए, और उसके बाद लास्ट वाले जो a1 a2 इधर रख दीजिए। फिर कांस्टेंट के लिए 1 लिखिए और इसको बंद कर दीजिए, ये सारे कांस्टेंट चारों निकाल के ऐसे रख दीजिए। फिर उसके बाद पहले एलिमेंट से ऐसे क्रॉस करिए b1 c2 और माइनस जो बचा b2 c1, फिर पहले एलिमेंट से c1 a2, फिर माइनस फिर जो बचा, फिर पहले एलिमेंट से a1 b2 और माइनस फिर जो बचा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। यही है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि। ठीक है, इसको इसमें नोट करने जैसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से आपको इसमें कुछ नोट करने जैसा नहीं है आपके लिए। नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग एक सवाल लगाते हैं और सवाल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है इनको। देखिए, इक्वेशंस लिखी जाएं, इक्वेशंस लिखिए, वहां से ही आपको क्लैरिटी आएगी। समीकरण जिनको आप वज्रगुणनखंड विधि से सॉल्व करिए। सबसे पहले तो एक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें आंकिक मान हो, 1 2 3 4 गिनतियां हो, पहले वही समीकरण एक लेकर सॉल्व किया जाए ताकि आसानी से समझ में आए। 2x प्लस y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, और अगला है 3x प्लस 4y माइनस 65 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। देखिए, अब सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, दी गई समीकरणें उतारेंगे। तो हम क्या करें, यहां से हम लोग कर दिए, क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। अब हम यही पे हेडिंग डालते हैं, क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन इक्वेशंस, ये लिख लेंगे, ये समीकरणें लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या नियम होता है, x अपान, देखिएगा x के अपान में क्या आएगा, x वाले टर्म्स को बंद करेंगे, बाकी जो बचा उनमें जो भी आपके पास वो हों, बाकी जो बचा x वाले टर्म्स को बंद कर लीजिए, बाकी जो 4 पद बचे इसमें वेरिएबल्स को छोड़कर बाकी उतार लीजिए ऐसे ही। तो y का गुणांक पहले वाले में कितना है 1, दूसरे वाले में y का गुणांक कितना 4, कांस्टेंट कितना -35, चिन्ह सहित लिखेंगे, यहां पर -65, इसको मॉड में बंद कर दीजिए। समझ में आया होगा? जहां पे ना समझ में आए बताइएगा, जैसे बता पाइएगा। y को बंद करेंगे जब, तो जब y बंद करेंगे तो y के आगे जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं उनको लिखेंगे -35 और -65, और फिर जो बचे इधर x वाले 2 और 3, इसको मॉड में कर लीजिए। इसको बंद करिए, 1 के लिए कांस्टेंट्स को बंद करेंगे, इनको ऐसे ही निकाल के रख लेंगे। तो 2 3 1 4, अब क्या करेंगे, x अपान क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और -65 का गुणा -65, माइनस हम लगाते हैं अपनी तरफ से 1, और 4 और -35 का गुणा सबसे पहले तो -a और -a प्लस हो जाएगा, -1 हम अपनी तरफ से लगाएंगे, 1 यहाँ है पहले,
और 4 और 35 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 135। 4 पंचे 20 और 4 तें 12 और 2 14। ठीक, इज इक्वल टू y अपॉन -35 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90 और 5 तिहाई 15 यानी 105 माइनस का 3 बचे 15 3 तिहाई 9 1 10 माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं और 2 का गुणा -65 से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 60 दूना 120 5 दूनी 10 130। अपने हिसाब से आप मल्टीप्लाई करिएगा, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, अपने अलग अलग पहाड़े होते हैं, टेबल होते हैं। 4 दूनी 8 -3 = 3 कितना आ जाएगा x अपॉन 140 में से 65 चला गया, कितना बचा 40 उधर बचा और इधर बचा 35 आपका, इधर बचा कितना 35, 40 और 35 75। ये 105 में से 130 चला गया, मतलब 130 में से 105 चला गया, कितना बचा प्लस का 25। ये कितना बचा 5। x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग और 1 अपॉन समथिंग। जब 3 पद आपको आपस में बराबर में दे रखे हों तो किन्हीं भी 2 को एक साथ में लेकर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो किन 2 को लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारी बुद्धि, हमारी विवेक पे है, कितना हम सोच पा रहे हैं। अगर आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो x और y दोनों ही वेरिएबल्स हैं और दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है, और दोनों को एक साथ ले लेंगे तो फिर मान कैसे निकलेगा। तो हम क्या करें, x वाले को पहले कांस्टेंट के साथ यूज करें, फिर y वाले को कांस्टेंट के साथ यूज करें। तो पहला और तीसरा लेंगे तो x निकल आएगा और दूसरा और तीसरा लेंगे तो y निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। पहला क्या है x अपॉन 75 और तीसरा क्या है 1/5। x बराबर हो गया 75, उधर चला गया बटे में 5 आ गया, तो x बराबर कितना हो गया 5 × 5 और 5 बचे 25, 15 बचे 75। ये x की वैल्यू आ गई। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, सेकेंड क्या है y अपॉन 25 और 1/5। तो y बराबर कितना हो गया 25/5, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 5। ये आपका y का मान हो गया और ये आपका x का मान हो गया। इन दोनों को एक जगह पे भी लिख सकते हैं। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे गिनतियां हैं, ऐसी गिनतियां दे रखी। इस तरीके से आप वज्रखंड से सवाल लगाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करेंगे इस तरीके से, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसको अपना लिखते रहिएगा, लगाते रहिएगा। अगला कोई एक इक्वेशन लिया जाए, देखिए एक सवाल ले लीजिए, a² अपॉन x a² अपॉन x माइनस b² अपॉन y इज इक्वल टू 0, और दूसरा है a² b अपॉन x प्लस b² a अपॉन y इज इक्वल टू a प्लस b।
ये सवाल दिया गया है, आपको वज्र गुणनखंड मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यूज निकालनी है। देखिए जो खुराफातें आप करते चले आए हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में, वो आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। वो तरीके आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिए। ये क्वेश्चन है, अब हम शुरू करेंगे सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए यहीं पे लिखेंगे, ऐसे हेडिंग बना लीजिए और लिखिए गिवन इक्वेशन आर, ये समीकरण है। क्या करेंगे हम, क्या करते थे, वेरिएबल जो हमारा x और y होता है वो ऊपर होना चाहिए, मतलब ax प्लस बी वाई ऐसा होना चाहिए, ax प्लस बी वाई, यानी x और y अंश में होने चाहिए। कांस्टेंट कहीं भी हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल अंश में होने चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल हर में है, तो जब वेरिएबल हर में है तो हम क्या करेंगे, उनको मान लेते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो गिवन इक्वेशंस आर दीस, तो क्या लिखेंगे, माना लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। वैल्यू रख दीजिए। समीकरण, तब इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, अरे a स्क्वायर और 1/x की जगह क्या u माइनस b स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए इसको। दूसरी क्या हो जाएगी, a स्क्वायर b u प्लस b स्क्वायर a v इज इक्वल टू a प्लस b। इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 में अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। तो लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि वज्र गुणनखंड विधि से। क्या वज्र गुणनखंड विधि है, देखिए सबसे पहले आप पहला वेरिएबल लिखते हैं x अपान। तो ये समीकरण है x और y में ना होकर u और v में है, तो क्या लिखेंगे u अपान। और u अपान जब लिखेंगे तो पहला टर्म आप छुपा लेंगे, दूसरे में v का दूसरे में जो भी कांस्टेंट होंगे उनको लिखेंगे। तो क्या है, माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर a, माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर a, और साथ में दूसरी तरफ वाले कांस्टेंट्स। अब क्योंकि दोनों उसी तरफ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला 0 और दूसरा a प्लस बी। इसको ऐसे बंद कर लीजिए। v अपान लिखेंगे, इसको बंद कर लेंगे, इसके आगे वाला लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 और a प्लस बी, और दूसरा a स्क्वायर और a स्क्वायर बी। तीसरा लिखेंगे 1 अपान में इसको बंद कर लेंगे, ये चारों ऐसे कैसे लिख लेंगे, a स्क्वायर और a स्क्वायर बी और माइनस का बी स्क्वायर और बी स्क्वायर a। सॉल्व कर लीजिए इसको। u अपान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का बी क्यूब, और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, या ऐसे ही रख दीजिए आप, मल्टीप्लाई ना करिए। क्या लिखेंगे, अरे यार माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 0 ऐसे आएगा। इसका मल्टीप्लाई माइनस 0, इसका इससे मल्टीप्लाई, v अपान इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी। यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा ए स्क्वायर और ए मिलके ए क्यूब हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस लगाएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक, यानी ये आपका हो जाएगा u अपान माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू वी अपान माइनस का ए स्क्वायर ए प्लस बी और इज इक्वल टू 1 अपान, यहाँ कॉमन आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा a प्लस बी। देखिए दोनों में सब में a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी सेम है, तो इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, या चाहें तो दो दो को सॉल्व कर लीजिए। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। फिर से बात वही है, क्योंकि आपको u और v की वैल्यूज चाहिए तो आप u को कांस्टेंट के साथ यूज करिए, फिर v को कांस्टेंट के साथ यूज करिए। तो क्या लिखेंगे, u अपान माइनस का बी स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, u इक्वल टू आपका आ गया माइनस उधर चला जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर, u माइनस का 1 अपान ए स्क्वायर आ गया और u वैल्यू है 1 अपान एक्स की, तो कितना आएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई, और ए स्क्वायर ये प्लस है ये भी प्लस है। यहाँ पे थोड़ा सा साइन देख लीजिए, प्लस का शायद आना चाहिए, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर वी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी यू प्लस बी स्क्वायर ए वी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी ही रहेगा। ठीक, यहाँ तक सही है। u लिखेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए, और फिर उसके बाद 0 और ये हो जाएंगे, ठीक। फिर v लिखेंगे तो 0 और a प्लस बी और ए स्क्वायर बी, ठीक। जब v लिखेंगे, जब 1 लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी और माइनस बी स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी और माइनस 0, ठीक है। v का मल्टीप्लाई होगा तो 0 और माइनस का ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये भी ठीक है। फिर 1 अपान लिखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस 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 प्लस ये हो जाएगा, है तो सही सब। चलिए देखते हैं, ये तो सही लग रहा है, ये सही है मतलब। तो u अपान माइनस बी स्क्वायर इतना आ गया, v अपान इतना हो गया और ये आपका ऐसा हो गया। तो u इक्वल टू माइनस 1 अपान ए स्क्वायर आया, और क्योंकि इम्प्लाइज दैट u कितना है 1 अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान ए स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया x इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, ये x की वैल्यू आ गई। फिर y की वैल्यू ऐसे ही निकाल लीजिए। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर का थोड़ा साफ कर दीजिए। y की वैल्यू फ्रॉम क्या लिखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, सेकेंड क्या है v अपान माइनस का ए स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपान फिर वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, ए प्लस बी कैंसिल, a और ए स्क्वायर कैंसिल, v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 अपान बी स्क्वायर, v की वैल्यू है 1 अपान वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 अपान बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर, ये आंसर। तो लिखेंगे अतः क्या, हाँ ठीक है लिख दीजिए एक बार। सो या अतः x इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। इसको लिख लीजिए, x इक्वल टू ए स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर।
x इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस का 1 बचेगा, y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस का 1 0। ठीक, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अगर रखें, सेटिस्फाई करा के देख लेंगे, माइनस ए स्क्वायर रखें तो a कट जाएगा, माइनस का b बचेगा। यहाँ पे y की जगह माइनस बी स्क्वायर कर रखें तो b भी कट जाएगा, माइनस का a बचेगा, माइनस का a, x की जगह माइनस ए स्क्वायर रखें तो माइनस का a और y इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर रखें माइनस का बी तो माइनस ए प्लस बी जगह सेटिस्फाई नहीं करेगा, कुछ तो कहीं छूट रहा है। अगर इसको इधर ले आए, अगर इसको इधर ले आए तो कहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा। हाँ, इसमें आप एक काम कर लीजिए, इस सवाल में सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया तो उस मेथड में आप उस मेथड को लगाने से पहले जीरो और a प्लस बी यानी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इन सबको एक तरफ लेकर आइए। जब एक तरफ लेकर आएंगे तब ये नेगेटिव नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। इसलिए आप क्या करें, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, सारे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं तो सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स और सारे वेरिएबल टर्म्स एक तरफ आप रखिए, तब आपकी ये चीज़ ज़्यादा क्लियर रहेगी। देखिए इसको फिर से मैं इतना कर देता हूँ, इसको अभी रहने दीजिए इतना, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा था उसको फिर से लिख रहे हैं, उसी आप अपने उसी में सुधार कर लीजिएगा, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या लिखा था, ए स्क्वायर हमने क्या माना था, हमने माना था 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू और 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी, यही माना था। जब ये माना था तो क्या हुआ था, ये आपका इक्वेशन बना था ए स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर वी और इज इक्वल टू 0 था, तो इसको इधर ले आइए, प्लस 0 इक्वल टू 0 ऐसे कर लीजिए, या प्लस 0 इक्वल टू 0 नहीं भी करेंगे तब भी कोई वो नहीं। ये एक समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, ए स्क्वायर बी और यू और प्लस बी स्क्वायर ए और 1 अपॉन ये v हो गया, और इसको इधर ले आइए तो माइनस का a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको ऐसे बना लीजिए आप। वहां पर आपने जो पहले समीकरण लिखी थी उसमें सिर्फ आप यही करिए, उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। दूसरी समीकरण में a प्लस बी जो उधर था उसको इधर ले आइए, सारे कॉन्स्टेंट टर्म्स एक तरफ रखिए, तो ये जो चिन्ह का गड़बड़ा रहा है ये नहीं आएगा। a प्लस बी को इधर ले आइए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दीजिए वैसे ही जैसे आपने लगाया था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या था, देखिए वही बिल्कुल सेम है। देखिए u अपान लिखेंगे, माइनस का बी स्क्वायर और दूसरा प्लस का बी स्क्वायर, ये लिख लिया। फिर अगला टर्म क्या होगा, 0 और कांस्टेंट क्या है, माइनस का a प्लस बी, माइनस का a प्लस बी। ठीक, अगले पे आइए, v को जब रखेंगे तो 0 और माइनस का a प्लस बी, ये क्या लग जाएगा, यहां आप लगा लीजिए माइनस का a प्लस बी, बस और कुछ नहीं। मतलब जहां जहां a प्लस बी है, ये वाला a प्लस बी, ये कांस्टेंट a प्लस बी जो हमने उस तरफ रख के यूज किया था उसको इधर ले आइए, और पूरे सोल्यूशन में जहां जहां a प्लस बी यूज हुआ है वहां वहां प्लस a प्लस बी की जगह पर माइनस a प्लस बी यूज करिए, तब आपका साइन का डिफरेंट नहीं आएगा जो भी आ रहा है। उसके बाद अगले वाले में तो a प्लस बी आना नहीं, तो जो जैसे था वैसे ही रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना इंटू इतना, दैट इज माइनस माइनस प्लस का बाकी सब वैसे ही। फिर उसके बाद दूसरे वाले में इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 0, फिर माइनस लगेगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, बाकी सब वैसे ही। बाकी सोल्यूशन में सिर्फ आपको, आप देखिए माइनस कहीं नहीं रह जाएगा। ये बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस का, तो इसको हटा दीजिए। ये ए स्क्वायर प्लस का, तो इसको हटा दीजिए, बाकी सब रहने दीजिए ऐसे ही। ठीक, ये माइनस हट गया। जब पहले और तीसरे को लेंगे तो ये माइनस तो है ही नहीं, तो ये आपका कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा।
प्लस का आ जाएगा, सही कर लीजिए। u इक्वल टू आएगा इतना, 1/x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? कोई सवाल में काट पीट नहीं करनी है, सिर्फ पहला समीकरण ऐसे ही रहेगा, दूसरे समीकरण में a प्लस बी जो है उसको इधर ले आइए, कांस्टेंट को इधर ले आइए, इधर लाने के बाद आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो जो भी मिलेगा वो आंसर। और वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये जो मॉड लगा होता है, मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू मिलती है तो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन ये मैं अभी बताना इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि डिटर्मिनेंट के नियम है, जब डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ेंगे, सारणिक पढ़ेंगे 11th 12th में वो है, फिर उसके बाद चीजें बढ़ती चली जाती है ना, कि फिर ये डिटर्मिनेंट का ये होता है, ये होता है। आप बचपन मॉड की वैल्यू तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी, मॉड के अंदर जो भी अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे जो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आया मॉड के अंदर आया, मॉड के अंदर आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप सेफ साइड आप क्या रखिए, कॉन्स्टेंट्स को आप एक तरफ रखिए हमेशा। कांस्टेंट मतलब सारे समीकरण में जितने भी पद हैं सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, तो कोई अलग से कॉन्सेप्ट आपको लगानी नहीं पड़ेगी। तो x की वैल्यू a स्क्वायर आ गई, इसी तरीके से बिल्कुल y की वैल्यू निकाल लेंगे। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। सेकेंड क्या है, v अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, और 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी से कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो v अपॉन v इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन बी स्क्वायर। v का मतलब क्या, 1 अपॉन वाई, यानी इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू a स्क्वायर और y की वैल्यू बी स्क्वायर। सिर्फ वो माइनस का फर्क इसीलिए आ रहा था क्योंकि आप कांस्टेंट को उस तरफ ले जा रहे थे या मॉड को यूज नहीं कर रहे थे, तो आप कांस्टेंट को या तो इधर ले लीजिए या फिर मॉड की प्रॉपर्टी यूज कर लिए, दोनों ही कंडीशंस में आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए और फिर कुछ एक आध सवाल और लगाए जाएं। एक क्वेश्चन और लगा लीजिए, फिर उसके बाद अगली क्लास में लिखा जाए सवाल। अब ऐसे ही इस तरीके के सवाल हैं, उनको लगाइएगा। एक सिंपल क्वेश्चन और लिख लीजिए, mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू एम माइनस एन, नहीं 2m सॉरी। इसको लगाइए। देखिए सवालों का क्या है, सवालों का कोई अंत नहीं है, जितने सवाल आप चाहें उतने सवाल लगा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि अब क्लास में आपको 100 सवाल 200 सवाल लगवाए जाएंगे। क्लास का मतलब ये होता है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, उसकी अवधारणा आपको बिल्कुल मजबूती से मालूम हो, उस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर का कोर, ठीक है, उस चैप्टर का मूल क्या है, रूट क्या है उस चैप्टर का। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो आप सवाल 2-4 लगाएं या 40 लगाएं या 400 लगाएं, बात एक ही है। आप प्रैक्टिस के तौर पे आप सवाल लगाइए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, लेकिन यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताई जाएगी और उससे उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे और उन कुछ सवालों के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। ये बात क्लियर है कि जितने सवाल आपके लिए ज़रूरी हैं, जो सवाल पेपर में पूछे गए, एग्जाम्स में पूछे गए, वो किसी भी किताब के हों, वो आपके बचने वाले नहीं, वो सारे के सारे यहाँ करवाए जाएंगे। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन आप यूज कर रहे हो, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन लेकर नहीं चला जाता है, कोई भी पब्लिकेशन आप यूज कर रहे हो, आप क्लास के साथ बने रहिए। फिर आप देखिए कि जब आप अनसॉल्व्ड कोई पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तब आप देखेंगे कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस और किस तरीके के सॉल्यूशंस कराए गए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अभी फिलहाल क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं तो एक आध 2-4-5 क्वेश्चंस में हो जाता है कॉन्सेप्ट, बाकी उसके बाद केवल डिजिट चेंज होते हैं सवालों में, सवाल सेम टू सेम वैसे ही होते हैं, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा सवाल बताने का कोई मतलब नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन चैप्टर्स आएंगे तो आपको सवालों की संख्या भी आपकी बढ़ेगी और ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ा जाएगा जो आपसे ना हो पाए। ठीक है, तो सबसे यहाँ देखिए, इस सवाल में आइए,
इक्वेशन आप अपनी उतार लीजिए, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये सारी बातें करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि आपको ऐसा ना लगने लगे कि यहाँ पर 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही लगवाए जा रहे हैं। ये टॉपिक्स ऐसे नहीं है जिनमें सवालों में बहुत वैरायटी है, ऐसा कुछ है नहीं इनमें। जैसे प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व करने, अगर इक्वेशन सॉल्व करना आपने सीख लिया तो अब सवालों में केवल डिजिट चेंज है। कहीं पे 5x + 2y लिखा तो कहीं 15x + 13y लिखा हुआ है, केवल अंक बदला हुआ है, केवल नंबर बदला हुआ है, बाकी मेथड में कोई फर्क नहीं आने वाला, सोचने के तरीके में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। जैसे आपने पहला सवाल लगाया वैसे ही सारे सवाल लगेंगे। इसीलिए यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि इतने सवाल आपको बता दिए जाएं कि कॉन्सेप्ट, जो सवाल की कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, सवाल को लगाने का पैटर्न जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, उस पैटर्न को आधार बनाकर आप सवाल लगाते रहिए आगे। जब ऐसे चैप्टर्स आएंगे, जैसे ज्योमेट्री जब आपको पढ़ाई जाएगी, ज्यामिति जब पढ़ाई जाएगी, तब आप देखेंगे कि सवालों का लेवल एक होगा, और जब उस लेवल के अच्छे बेहतरीन लेवल के सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो सारे के सारे आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, आपको क्लियरली समझाया जाएगा कैसे फिगर बनाना है, कैसे ढूंढना है, कैसे सोचना है। लेकिन अभी इनमें ये फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, पैटर्न बेस्ड चीज़ें हैं, तो इसमें सोच का बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसीलिए आप कुछ सवाल लगाइए, कुछ सवाल मैं लगवा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप लगाइए। अगर कोई सवाल नहीं लगा पाते हैं तो बिल्कुल पूछिए। x + y = 2m। क्या करें, वज्र गुणनखंड विधि लगा दी इसमें। x अपॉन क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, x लिखे, x अपॉन, इसको बंद किया, अच्छा इसमें भी वही कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, mx माइनस एन वाई, इनको इधर ले आइए। फिर मैं कह रहा हूं कंपलसरी नहीं है इधर लाना, लेकिन अगर इधर नहीं लाएंगे तो कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गई इक्वेशन 1, दूसरी उतारिए, गिवन इक्वेशन 1, और फिर उसके बाद अगेन दूसरी वाली उतार लीजिए, x + y = 2m, यानी x + y - 2m = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 में वज्र गुणन विधि से, ठीक है, इन इक्वेशन 1 and 2 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या लिखेंगे, x अपॉन, ध्यान से देखिए, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, x अपॉन जब लिखेंगे तो x वाला और x वाला पद छोड़ दीजिए, y का गुणांक क्या है, माइनस का n, और यहाँ y का गुणांक क्या है, 1, आगे वाला कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का m² + n², और यहाँ कांस्टेंट क्या है, माइनस का 2m। उसके बाद y अपॉन, बिल्कुल उसी तरीके से y और y वाला टर्म छोड़ दीजिए, y छोड़, y के आगे वाला लिख लीजिए, माइनस का m² + n², और कांस्टेंट माइनस का 2m। कांस्टेंट हो गया, आप x वाले लिख लीजिए, m और 1, फिर 1 में कांस्टेंट छोड़ दीजिए, x और y वाले निकाल लीजिए, तो m और -n, और यहां पर 1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x अपॉन कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस 2mn, माइनस लगाएंगे अपनी तरफ से, और इसका इससे मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m² + n² = y अपॉन, इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस का m² माइनस का n², माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे और माइनस हो जाएगा प्लस
2m² इज इक्वल टू 1/m1 जा m, माइनस लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस n। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए m² प्लस n² प्लस 2mn, ध्यान से देखिए इसको, m² प्लस n² प्लस 2mn, a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर इसको ध्यान से देखें तो देखिए m प्लस n का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर m प्लस n का होल स्क्वायर खोले तो यही आएगा, y/2m² में से m² चला गया, m² बचा और माइनस का n² इज इक्वल टू 1/m प्लस n। क्या किया जाए, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, x वाले को कांस्टेंट के साथ ये ले लीजिए, तो x/m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m प्लस n। तो m प्लस n से स्क्वायर कट गया, ये m प्लस n उधर चला गया, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया, m प्लस n, उधर चला गया m प्लस n आया। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक, उसके बाद y की वैल्यू, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, और इस बार y वाले को तीसरे के साथ दे लीजिए, तो y/m² माइनस n² इक्वल टू 1/m प्लस n, y इक्वल टू ऊपर चला गया m² माइनस n² m प्लस n, y इक्वल टू m² माइनस n² का मतलब क्या है, a² माइनस b², दैट इज a प्लस b और a माइनस b अपान में m प्लस n बना रहा, इससे कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना बचा, m माइनस n। ये आपका क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई m प्लस n और y की वैल्यू आ गई m माइनस n। यहां तक बात समझ में आई, ये आपका सवाल हो गया। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं। जनरली अगर आपको x और y में इक्वेशंस दे रखी तो आप सीधे वज्रगणखंड विधि लगा लेंगे। कभी कभी आपका x और y डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, x नीचे चला जाएगा, y नीचे चला जाएगा, या x की जगह x प्लस y, y की जगह x माइनस y, यानी इस तरीके की कुछ अलग अलग टाइप की चीजें दे रखी होंगी, तो उनको आप u और v से रिप्लेस करके सवाल लगाते हैं। वैसे भी आपने बहुत सारे सवाल लगाए हैं। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगणखंड विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों ही मेथड से आपने लीनियर इक्वेशंस जो कि दो वेरिएबल्स में दे रखी होती हैं, दो चर में जो रेखिक समीकरणें दे रखी होती हैं, उनको हल करना आपने सीखा, x और y के मान निकालने सीखे। इस आधार पर आप सवालों को लगाइए, तीनों में से तीनों के तीनों मेथड्स आप यूज करिए, सवाल लगाइए। अगली क्लास में हम अगले टाइप के क्वेश्चंस पे चलेंगे, जो भी होंगे जैसे भी होंगे उनको लगाया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे रोका जाता है। इसको बेस बना के आप और आगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। जय हिंद।